तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। खबर टोक्यो से आ रही है, जहां पर भारत को दूसरा मेडल ओलंपिक्स में मिला है। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। वो ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और चीन की जियाओ बेंग को 52 मिनट में 21-13 और 21-15 से मात दी। आपको बता दें कि सिंधु ने 2016 के रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था। वर्ल्ड नंबर 7 सिंधु को इस मुकाबले को जीतने में कोई खासी दिक्कत नहीं आई और उन्होंने महज 52 मिनट में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। 26 साल की पीवी सिंधु ने ओलंपिक्स में लगातार 2 मेडल जीतकर ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार की बराबरी कर ली है। सुशील कुमार ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में कांस्य और लंदन ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था और अब पीवी सिंधु लगातार 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और उन्होंने कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है और इसी के साथ भारत के खाते में यह दूसरा पदक आया है। Yeah, I shall thank Park, who has taken a great pain, and apart from that, the Government of India, the Badminton Association of India, OGQ, supporters, sponsors, everybody has, given her all the encouragement, and I'm very grateful to especially media people also, for giving her all the encouragement through their clippings that she will going to win the gold, though the pressure is there, but I'm happy that she has won a medal for the country. Chala happy ga undi Sindhu. I am very happy Sindhu won the medal today. She played very well, extremely happy because we missed the goal, but this is also equivalent. Medal is medal. तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीवी सिंधु को बधाई दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा, टोक्यो ओलंपिक्स में महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। ओलंपिक में आपका प्रदर्शन शानदार रहा। सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उनका समर्पण और धैर्य प्रेरणादायक है। पूरे देश को उन पर बहुत गर्व है। यह ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि पीवी सिंधु के शानदार प्रदर्शन से हम सभी उत्साहित हैं। उन्हें टोक्यो 2020 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। वह भारत का गौरव है और हमारे सबसे उत्कृष्ट ओलंपियनों में से एक हैं। यह ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने पीवी सिंधु से फोन पर बात भी की है। उन्हें बधाई दी कांस्य पदक जीतने के बाद। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पीवी सिंधु 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने निरंतरता, समर्पण और उत्कृष्टता का एक नया पैमाना स्थापित किया है। भारत को गौरवान्वित करने के लिए उन्हें मेरी हार्दिक बधाई। रामनाथ कोविंद ने यह ट्वीट किया। ट्वीट करने वालों की लिस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, पीवी सिंधु अच्छा खेली। आपने बार बार खेल के प्रति अपनी अद्वितीय प्रतिबद्धता और समर्पण को साबित किया है। आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहें। आपकी उल्लेखनीय उपलब्धि पर हमें गर्व है। तो बधाइयों का तांता लग गया। पीवी सिंधु को बधाई देने वालों की लिस्ट में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी शामिल रहे।
एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, टोक्यो से ही यह बड़ी खबर है। यहां पर भारत ने हॉकी में ब्रिटेन को हरा दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हॉकी में भारत की शानदार जीत हुई है और इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया है, यानी टॉप 4 में पहुंच गया है भारत। ग्रेट ब्रिटेन को मात दी है 3-1 से। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, हॉकी में शानदार जीत भारत ने हासिल की है। दिलप्रीत ने 2 गोल दागे हैं भारत की तरफ से और 3-1 से भारत ने यह मुकाबला जीता है। गुरजंत ने 1 गोल किया, तो कुल 3 गोल भारत की तरफ से और 1 गोल ब्रिटेन की तरफ से भारत ने यह शानदार जीत हासिल की है पुरुष हॉकी में। तो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भारत ने जीत लिया है और सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंच चुकी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की टोक्यो ओलंपिक से, जहां पर भारत ने ब्रिटेन को हॉकी में मात दी है और आपको बता दें कि 3-1 से शिकस्त दी है ग्रेट ब्रिटेन को। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला था ये, जहां पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और 3-1 से मात दी है और अब अपनी जगह पक्की कर ली है सेमीफाइनल में। दिलप्रीत सिंह ने 2 गोल दागे हैं और गुरजंत सिंह ने 1 गोल, कुल 3 गोल भारत ने दागे हैं और यह एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जीत अगर कहें तो है। और आपको बता दें कि इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो 1972 में सेमीफाइनल खेला था। हालांकि 1980 में भारतीय टीम जो है वो अंतिम बार, यानी 41 साल पहले भारत ने मेडल जीता था। तो आज टोक्यो ओलंपिक से यह दूसरी बड़ी खबर है। पहले पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता और अब भारतीय हॉकी टीम, पुरुषों की हॉकी टीम जो है वो पहुंच गई है सेमीफाइनल में। तो क्वार्टर फाइनल का यह मुकाबला था ब्रिटेन के साथ और यहां पर शानदार प्रदर्शन किया है भारतीय टीम ने। 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है टीम इंडिया। इससे पहले 1980 में भारतीय टीम पहुंची थी सेमीफाइनल में। हालांकि वहां पर फाइनल में भी पहुंची थी टीम इंडिया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए बड़ी खबर यह है कि पुरुषों के हॉकी मुकाबले में क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भारतीय टीम ने अभी अभी जीता है और एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि 3-1 का अंतर आप समझ सकते हैं। ब्रिटेन को 3-1 से शिकस्त दी है भारतीय टीम ने। गोल जो दागे हैं भारतीय टीम की तरफ से, दिलप्रीत ने 2 गोल दागे। तो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला भारत ने जीत लिया है और अब भारतीय टीम पहुंच गई है सेमीफाइनल में। तो भारत के लिए अगर कहें तो आज का दिन सुपर संडे है, क्योंकि सिंधु ने एक तरफ कांस्य पदक जीता और दूसरी तरफ भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है ओलंपिक्स में। भारत का आज का दिन अगर कहें तो बहुत ही शानदार रहा है। मेंस हॉकी के सेमीफाइनल में भारतीय टीम पहुंच गई है। अब आज का दिन कैसे शानदार रहा है टोक्यो में, वो हम आपको दिखा रहे हैं 2 तस्वीरों के जरिए। पहली जो तस्वीर है वो पीवी सिंधु, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की और कांस्य पदक अपने नाम किया, और वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो पुरुषों की हॉकी टीम, जिन्होंने ब्रिटेन को 3-1 से करारी शिकस्त दी है और धमाकेदार अंदाज में
सेमीफाइनल में पहुंची है। तो ओलंपिक्स में आज का दिन भारत के लिए शानदार रहा। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से प्रदेशवासियों को बचाने के लिए गहलोत सरकार निरोगी राजस्थान के फॉर्मूले को और आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत घर घर औषधि योजना का आगाज किया गया, जिसके तहत प्रदेशवासियों को वन विभाग औषधि पौधों की सौगात देगा। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पर सीएम की चेतावनी। आज भी दुनिया के मुल्क बहुत चिंतित थे, वहां पे संख्या बढ़ती जा रही है। कई मुल्कों के अंदर, इजराइल जैसे मुल्क के अंदर जहां वैक्सीन हो गया पूरा, वहां पर लॉकडाउन लग रहा है, वहां पे भी। अमेरिका में हालात खराब हो रहे हैं। स्कूल खोलने पर संशय। कब खोले नहीं खोले उसी की चर्चा हो रही है, क्योंकि कुछ राज्यों ने खोला भी है, कुछ के अनुभव ठीक भी नहीं है। एक दो राज्यों में बच्चों को एक साथ में वापस कोरोना हो गया। कई माँ बाप बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग भेजना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें चल रही है। खतरा बरकरार, रहें खबरदार। ये जो कोरोना है ये अभी गया नहीं है। दूसरी लहर चल रही थी, हम सब चिंतित थे। महाराष्ट्र को लेकर हमारी सहानुभूति थी वहाँ के लोगों के प्रति। अचानक ऐसी स्थिति बनी अप्रैल 14-15 के आसपास में कि 5-7 दिन में पूरे देश के अंदर एक साथ फैल गया। ये कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत ने आज एक बार फिर प्रदेशवासियों को सतर्क किया। वैक्सीनेशन और कोरोना प्रोटोकॉल को संजीवनी मानने की सलाह देते हुए सीएम बोले कि निरोगी राजस्थान की पहल के लिए घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया है, जो मरुधरा वासियों की इम्यूनिटी को मजबूत कर उन्हें आने वाले खतरों से बचाएगी। राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर एक जो अभिनव प्रयोग किया जा रहा है घर घर औषधि योजना का, इसकी मैंने बजट में घोषणा करी। 72वें वन महोत्सव के मौके पर घर घर औषधि योजना का आगाज हुआ, जिसके तहत वन विभाग औषधीय गुण वाले तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 8 पौधों की किट प्रत्येक परिवार को निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को इसका फायदा होगा। योजना के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 5 साल में 3 बार 8-8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। 5 साल में 210 करोड़ के खर्च से 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा। तुलसी का, गिलोय का, अश्वगंधा का, कालमेघ का, ये औषधि पौधे कई तरह के हैं। मेडिसिन प्लांट पूरे देश के विभिन्न भागों में मिलेंगे। उसमें 4 जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं उनको चूज करके 5 वर्षों में 30 करोड़ पौधों को लगाने का और तैयार करने का पौधशाला होंगे। सीएम गहलोत बोले कि सरकार का मकसद औषधीय पौधे के जरिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को सिर्फ पेड़ पौधे ही बचा सकते हैं। चुनौती हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग की चुनौती है। पूरी वायुमंडल बदल रहा है, मानसून का मिजाज बदल रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। ये तमाम जो चुनौती पूरे देश, और टीवी देखते होंगे, टीवी के अंदर पूरी दुनिया के अंदर कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूस्खलन हो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में औषधीय पौधों का महत्व सामने आने के बाद राजस्थान सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। घर घर औषधि योजना निरोगी राजस्थान के लिए प्रदेश सरकार की अहम योजना है, जिसके लिए बजट में भी प्रावधान किया जा चुका है। प्रेम मीणा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। गहलोत राज में जन घोषणा पत्र के 64% वादे पूरे। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा कि हमने कोरोना काल में राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन करके साथ साथ कोरोना से उत्पन्न आर्थिक संकट का भी सफलतापूर्वक सामना किया है।
हमारे बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण कोरोना की परिस्थिति होने पर भी विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति दी गई। इसी के फलस्वरूप हमारी सरकार ने 2.5 वर्ष की अवधि में ही जन घोषणा पत्र में किए गए 501 वादों में से 64% यानी 321 वादे पूर्ण कर दिए हैं तथा शेष पर समयबद्ध कार्य योजना अनुसार कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमने बजट घोषणाओं के क्रम में भी अभूतपूर्व प्रगति कर मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, कृषक ऊर्जा मित्र योजना एवं आधारभूत संरचना जैसे कई कार्य किए हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे निंबाराम की। आरएसएस प्रचारक निंबाराम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की महाभारत जारी है। बीजेपी महिला मोर्चा भी निंबाराम के समर्थन में खड़ा हो गया है।
प्रदेश कार्य समिति की बैठक में महिला मोर्चा ने संकल्प पारित कर निम्बाराम को हर मुश्किल में साथ देने का वादा किया। हम राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े भाइयों के साथ हैं और उनके हर स्तर पर उनके साथ रहेंगे। बीजेपी और संघ परिवार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी बीजेपी पर संकट आता है, संघ परिवार उसका सुरक्षा कवच बनकर खड़ा हो जाता है, मगर इस वक्त संघ परिवार को कांग्रेस निशाने पर ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आरएसएस के प्रचारक निम्बाराम की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित होने पर बीजेपी विरोध कर रही है और अब कमान संभाली है बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा ने। और उनके हर स्तर पर उनके साथ रहेंगे। निम्बाराम को निर्दोष करार देते हुए बीजेपी महिला मोर्चा ने दावा किया है कि राष्ट्रवादी संगठन को बदनाम करने की कोशिश का हर हाल में विरोध होगा। उनके खिलाफ हमको इसी तरह से बोलना पड़ेगा, कोई डर नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले, सच्चाई पर चलने वाले, ईमान और धर्म पर चलने वालों को किसी का डर नहीं होता। वो हमारा संगठन है, वो हमारी मातृक संस्था है, हमारा विचार परिवार है, उसके लिए हम पीछे कैसे रह सकते हैं। आपने अगर उनके ऊपर कोई आक्षेप लगाया है तो भारत माता के सपूत पे आक्षेप लगाया है, तो हम उनके साथ हैं। कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई नहीं है। महिलाएं भी पूरी की पूरी जैसा 50% कहा जाता है, उतनी की उतनी भागीदारिता से उनके साथ रहेगी। 2 दिन चली कार्य समिति की बैठक में महिला अपराध पर जमकर चर्चा हुई। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए महिला मोर्चा ने सड़क पर इसका विरोध करने का फैसला किया, लेकिन निम्बाराम के इंसाफ के लिए भी खड़े होने का दावा भी किया। राजस्थान की जो जनता है उसका ध्यान भटकाने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोग जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से काम करने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोग हैं, उनके लिए अगर इस तरह की भावना होती है तो निश्चित रूप से महिलाएं तो सबसे पहले अपना पक्ष रखने का प्रयास करती हैं। पीसीसी में प्रस्ताव पारित आपको क्या करना चाहिए कि रेपिस्ट को पकड़ के बंद करना चाहिए, रेपिस्ट की गिरफ्तारी होनी चाहिए, वहाँ महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। क्या प्रस्ताव पारित कर रहे हैं? बीजेपी के लिए निम्बाराम प्रकरण वजूद से ज्यादा प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। कांग्रेस संघ पर प्रहार कर बीजेपी को कमजोर करना चाहती है ताकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आए, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अब प्रदेश बीजेपी इस प्रकरण में पीछे हटने को तैयार नहीं दिखती। पीसीसी में उसके नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित होता है तो भला बीजेपी का महिला मोर्चा अपने नेताओं को बचाने के लिए सड़कों पर आने की चेतावनी दे रहा है, तो फिर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात ध्वज पर मचे घमासान की। आखिरकार किरोड़ी लाल मीणा का धरना समाप्त हो गया। पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद किरोड़ी लाल मीणा अपने समर्थकों के साथ गांधी सर्किल से हट गए। दरअसल मीणा समाज की ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ी मांगों पर लिखित आश्वासन की मांग को लेकर किरोड़ी लाल मीणा धरने पर बैठ गए थे। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा पुलिस को चकमा देते हुए अमागढ़ किले में प्रवेश कर गए और वहां सफेद रंग का आदिवासी झंडा लगा दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल अमागढ़ किले को लेकर उपजे विवाद अब खत्म होते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही विधायक रामकेश मीणा और सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बीच बयानों से उपजी चुनौतियां भी खत्म होती दिख रही हैं। कि जिस तरीके से उन्होंने जहर उगला, पूरे आदिवासी समाज, दलित समाज की मांग है कि उसको जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाए और जेल के शिकंजों के पीछे उसको डाला जाए। प्यारे भाइयों, हमने 1 अगस्त को आमागढ़ दुर्ग में 1 अगस्त को आमागढ़ दुर्ग पर मीन भगवान का झंडा फहराने की घोषणा की थी। सूर्य की किरण के साथ 6:15 बजे हमने मीन भगवान का झंडा आमागढ़ पे फहरा था। मूल रूप से जो मांगे किरोड़ी जी ने की थी परसों आकर के, उन बातों को ही दूर आया है कि भाई मैंने 4 जो अलग अलग ज्ञापन दिए थे उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। उसमें यही आश्वासन दिया गया है कि वो सारी बातें जो है सक्षम स्तर तक पहुंचा दी जाएंगी
और उसी स्तर पे जो भी निर्णय लिया जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववत है, जैसे अपन ने पहले कर रखा था वैसे ही कर रखा है। आज भी किसी को अलाउ नहीं किया गया अंदर जाने के लिए, और आगे भी जब तक इस स्तर पे कोई विवाद का निर्णय नहीं होता तब तक अलाउ नहीं किया जाएगा। नहीं, उसमें छकाने वाली कोई बात नहीं थी। एक्चुअल में जिस जगह पे पुलिस का जाब्ता लग रहा था उस जगह पे उनको रोक दिया गया, और रोकने के बाद वहां से हम नीचे ले आए। तो चलिए इसी मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। सरकार को किरोड़ी लाल मीणा ने अल्टीमेटम दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को यह अल्टीमेटम दिया है कि आमागढ़ मंदिर की सरकार से उन्होंने चाबी मांगी है। सरकार को 3 दिन का समय उन्होंने दिया है। चाबी नहीं मिलने के बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। समाज को पूजा का अधिकार मिले, यह कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने। तो ऐसा लग रहा था कि यह विवाद जो है वो खत्म हो गया, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। आमागढ़ मंदिर की सरकार से चाबी मांगी है किरोड़ी लाल मीणा ने, और 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है उनकी तरफ से सरकार को। तो आज जब पुलिस के साथ वार्ता हुई, किरोड़ी लाल मीणा धरने पर से उठे। ऐसा लग रहा था कि यह विवाद खत्म हो गया, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। सरकार को अल्टीमेटम दिया है किरोड़ी लाल मीणा ने 3 दिनों का, और चाबी मांगी है उन्होंने। समाज को पूजा करने का अधिकार मिले, यह कहा है किरोड़ी लाल मीणा ने। वहीं आमागढ़ विवाद पर कांग्रेस के सीनियर लीडर नीरज डांगी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा जनता को गुमराह करने का काम करती है। धर्म की राजनीति करने का कार्य हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और किस तरह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करना छोड़ दे, तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस 3600 कौमों की पार्टी है। सारे धर्मों को, सारी जातियों को साथ में ले करके चलने का कार्य अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आगे की खबरें अभिषेक के साथ देखेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका आपका 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे बारिश की। मेघ की मेहरबानी और पानी पानी जिंदगानी। जी हां, मरुधरा में जल प्रहार से आम जनजीवन प्रभावित है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क से लेकर घर तक पानी भर गया है, और निचले इलाके में कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गांव में पानी, शहर में पानी, कस्बों में पानी, कॉलोनियों में पानी, सड़क पर पानी, घर में पानी। मेघ की मेहरबानी, पानी पानी जिंदगानी। तस्वीरें साथ हैं जो मॉनसून की मनमानी बताने को काफी हैं। शहर में पानी, गांव में पानी, सड़क पर पानी, घर में पानी, जहां देखो बस पानी ही पानी। ऐसा लग रहा है मानो मरुधरा जलधरा में तब्दील हो गई है। हाल ये है कि मॉनसून की मनमानी से जिंदगानी पानी पानी है। एक एक कर आप भी शहर शहर मेघ की मेहरबानी और पानी पानी जिंदगानी की तस्वीरें देखते जाइए। सबसे पहले देखिए राजधानी जयपुर की तस्वीर। मेघ की मेहरबानी मानसरोवर इलाके में परेशानी बन गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मानसरोवर इलाके में एक बार फिर से सड़क धंस गई, और जिस जगह पर सड़क धंसी वहां बिजली का पोल भी है। लिहाजा फौरन सूचना नगर निगम को दी गई। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर सड़क को पोल बनाने वाली जगह से खोदा और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया। माना जा रहा है कि सही समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस पे टाइल लगी हुई थी और मेरे पास सुबह 8:15 पर फोन आया कि भाई साहब ये यहाँ से कुछ ऐसा लग रहा है कि पोल हो रही है जमीन के अंदर। मैंने आके देखा, मेरे साथी और मैं साथ लेके आया
और मैंने देखा और मैंने उसको सब्बल लेकर के उसको 2-3 टाइलों को हटा कर देखा था, यहाँ पर पुल हुई थी और पानी मर रहा था और हो सकता है कि कोई बड़ा हादसा भी हो जाता अगर गाड़ी निकल कर यहाँ से जाती। कोटा में भी हाल जुदा नहीं है। मॉनसून की मनमानी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नदी नालों में उफान है, कई गांवों का संपर्क टूट गया है। खतौली के पास पार्वती नदी में 10 फीट की चादर चल रही है। स्टेट हाईवे 70 को फिलहाल बंद कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए आज से नदी वाले इलाकों में पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। बूंदी में जमकर बदरा बरसे हैं। हाल ये है कि मेंज नदी में उफान है, सड़कों पर पानी है और पचिपला गांव की पुलिया पर पानी आ जाने से इलाकों के कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। वहीं लाखेरी इलाके के बसवाड़ा गांव में पानी घुस जाने से कई कच्चे मकान धाराशायी हो गए हैं। इधर प्रशासन भी लोगों से नदी नालों के आसपास जाने से मना कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो अननेसेसरी कोई रिस्क ना लें इसके अंदर। कहीं मान लो ऐसा लगता है कि ये तो हम क्रॉस कर लेंगे, छोटी सी स्ट्रीम है, ऐसा ना करें। दूसरा, हमने हर जगह जो मेजर स्पॉट्स है सिविल डिफेंस के लोग लगा रखे हैं। फिर भी अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमारे कंट्रोल रूम में इन्फॉर्मेशन दे और हम उस पर जो है तत्काल एक्शन लेंगे। अब जरा बारा का भी हाल देख लीजिए। यहाँ भी आसमान से आफत मूसलाधार बरसी है। बारिश का सबसे ज्यादा असर शाहाबाद इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां तालाब और नदियां लबालब हैं। हाल ये है कि अब सड़कों पर पानी का तेज बहाव आ गया है। पानी के तेज बहाव के चलते पठारी इलाकों से निकल रहे नाले अपने साथ कई पेड़ों को बहा कर ले गए। तेज बारिश और बहाव के चलते ही कई पुल पलियां क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिस वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भीलवाड़ा में भी भारी बारिश से शहर के कई कॉलोनियों में 3 फीट पानी जमा हो गया है। वहीं कई घरों में बारिश का पानी भी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से कॉलोनी वासी तो खासे परेशान नजर आए हैं, लेकिन नालों की सफाई व्यवस्था का दावा करने वाली नगर परिषद की कलाई भी खुलकर सामने आ चुकी है। अजमेर में भी मेघ की मेहरबानी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई घरों में पानी भर गया है। खासकर निचली बस्तियों के हाल तो और भी बुरे हैं। हालांकि बारिश की वजह से आना सागर और फॉय सागर झील में पानी की अच्छी आवक हुई है। वहीं शहर के आसपास पहाड़ी इलाकों में बने टूरिस्ट पॉइंट पर झरने बहने शुरू हो गए हैं। टोंक में नदी नाले उफान पर हैं। निवाई में तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। निवाई से 15 किलोमीटर दूर गांवों में एनीकट टूटने से भावता जयसिंहपुरा में फंसे करीब 60 लोगों को सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने 4 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में जरूरत है तो सावधान रहने की, अलर्ट रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बारिश राहत कम आफत ज्यादा लेकर आई है, ऐसा लग रहा है। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर के परकोटे को विश्व विरासत का दर्जा हासिल है, लेकिन परकोटे के बदहाल होती दीवार को संरक्षण का इंतजार है। आखिर जीर्णोद्धार का काम क्यों नहीं किया जा रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पिंक सिटी की वॉल बदहाल, वॉल पर अतिक्रमण की मार, जीर्णोद्धार का खाका तैयार, सिस्टम की सुस्त चाल, संकट में परकोटे की वॉल। पिंक सिटी की शान है परकोटा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, लेकिन परकोटे की दीवार बदहाल है। अतिक्रमण की भरमार है, जर्जर होती जा रही हैं, लेकिन जीर्णोद्धार का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल दीवार के संरक्षण के लिए ग्रेटर निगम ने खाका तैयार कर लिया है, डीपीआर भी तैयार कर ली गई है, लेकिन सरकार की ओर से बनाई गई हेरिटेज टेक्निकल कमेटी से डीपीआर की मंजूरी नहीं मिली है। पहले भी इसलिए डिस्कशन किया है कि ये टेक्निकल हेरिटेज कमेटी एक बनी हुई है जो पूरे हेरिटेज को रिव्यू करती है, हेरिटेज लेवल पे डिसीजंस करती है कि हेरिटेज को कैसे वो डेवलप किया जाए।
परकोटे की वॉल के अतिक्रमण जो है उसके लिए हमने एक प्रॉपर DPR बना ली है, परकोटे की वॉल को कैसे डेवलप किया जाए, वो इस टेक्निकल हेरिटेज कमेटी के फाइनल अप्रूवल के लिए है। जैसे ही वो अप्रूवल हो जाएगा हम वो परकोटे की वॉल का इस बार टेंडर लगा देंगे और प्रॉपर परकोटे की वॉल को वापस से रिस्टोर करेंगे। हेरिटेज टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बिना चार दीवारी में कोई काम नहीं किया जा सकता, लेकिन कब मिलेगी DPR की मंजूरी और कब दीवार के जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन सिस्टम के सुस्त चाल की वजह से परकोटे की जर्जर होती दीवार का मूल स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, या यूं कहें कि जयपुर की शान परकोटे की दीवार संकट में है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। तो कोरोना महामारी है और इस दौरान आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी आगे बढ़ रही है, ऐसे में नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई है और आज कहां है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अगर किसी का आशियाना छिन जाए तो क्या होता है। एक तो कोरोना महामारी और ऊपर से भारी बारिश। ऐसे में क्या हो अगर किसी का आशियाना छिन जाए। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने ऐसा ही कुछ किया है राजसमंद जिले में, वो भी बिना नोटिस दिए। देखिए रिपोर्ट। इंसान सारी पूंजी लगा देता है एक घर बनाने में, और वही घर जब उसकी आंखों के सामने उजड़ जाए तो जिंदगी बेमानी लगने लगती है। तिनके तिनके जोड़कर तैयार किया आशियाना इस तरह मिट्टी में मिला दिया जाए तो रूह तड़पती है। राजसमंद जिले में नाथद्वारा की मंजू देवी के साथ यही तो हुआ। जब अवैध जमीन पर घर बनाया तब तो किसी ने टोका नहीं, फिर अचानक बिना नोटिस दिए पीला पंजा चला दिया। कोई नहीं आया, हमने मकान बनाया तो हमको किसी ने इत्तला नहीं दी कि मकान मत बनाओ। तब अब हमको हमारा बेघर करके हम कहाँ जाए बताओ, कहाँ पर जाते हैं हम? हमारे 100 गाय वो कहाँ पर रखे हम ले गिरा दिया। 8 बीघा जमीन पर किन्हीं लोगों द्वारा कब्जा कर रखा था, इसमें पालिका प्रशासन व राजस्व विभाग द्वारा और उपखंडाधिकारी व आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार भूमि को खाली कर पुलिया के नीचे जो वेंडर जोन है वो इसके लिए प्लानिंग किया गया। मौखिक निर्देश पर पालिका प्रशासन ने गरीबों के घर जमींदोज तो कर डाले, लेकिन अब सवाल ये है कि कोरोना काल और भारी बरसात में बेघर हुए लोग जाएं तो जाएं कहां? राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढे की रिपोर्ट। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।